निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आईएएस पर। दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन में बेसिक का स्ट्रॉन्ग करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जो यूपीएससी की तैयारी की जो इमारत है वो खोखली है और वो कभी भी ढह सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमी की क्लास 11th की एनसीईआरटी लेके आया हूँ। वो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय सोर्स है यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ इस 30 से 40 मिनट की क्लास में बने रहिए। उसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दी गई है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको 2 से 3 बार गो थ्रू कर लेना है। मतलब वीडियो देखना है पूरी, उसके साथ साथ 2 से 3 बार उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। आपकी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की भारतीय आर्थिक विकास से संबंधित एनसीईआरटी पूरी हो गई है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी भारतीय आर्थिक विकास। इस किताब को शुरू करने से पहले मैं आपको इस किताब के बारे में, इस पुस्तक के बारे में, इस बुक के बारे में बता देता हूँ। देखिए, पूरी की पूरी जो बुक है वो 4 यूनिट में डिवाइड की गई है, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऐसे करके ये 4 यूनिट में डिवाइड की गई है। दोस्तों, हर यूनिट को एक टाइटल दिया गया है। जैसे यूनिट 1 को कहा गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अलावा यूनिट 2 को कहा गया है कि 1950 से लेकर 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। इसी प्रकार से यूनिट 3 को, यूनिट 4 को कुछ ना कुछ टाइटल दिया गया है। हर यूनिट के अंदर कोई ना कोई चैप्टर है, अध्याय है। जैसे यूनिट 1 में केवल एक ही चैप्टर है। इसी तरीके से यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं, यूनिट 3 में भी कुछ चैप्टर हैं और यूनिट 4 में केवल एक चैप्टर है। अब आज अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो इस बुक के अंदर केवल आपको 8 चैप्टर दिए गए हैं, यानी 8 अध्याय दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 10 शो किए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 चैप्टर, एक तो गरीबी और दूसरा बुनियादी ढांचा, यानी चैप्टर नंबर 4 और 8, वो इससे रिमूव कर दिए गए। यानी अब इस बुक के अंदर 10 की जगह केवल 8 ही अध्याय हैं, यानी कि केवल और केवल 8 ही चैप्टर हैं। यानी चैप्टर नंबर 4 और 8 इससे रिमूव कर दिया गया, यानी जो चैप्टर नंबर 10 पहले हुआ करता था अब वो चैप्टर नंबर 8 है। तो हम 1 बाय 1 करके सारे के सारे चैप्टर्स को दोस्तों तैयार करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 1 के चैप्टर 1 से। चैप्टर जो 1 है उसका जो टाइटल है, उसका जो नाम है वो है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि जिस दिन अंग्रेज इस देश को छोड़ के जा रहे थे, यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उससे एक दिन पहले शाम को भारत की स्थिति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या भारत बहुत खुशहाल देश था, भारत के पास बहुत पैसा था या नहीं था, इस पर हम बात करेंगे। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये जो अध्याय है, इसमें हम 7 पिलर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे जो आपके सामने दिए गए हैं। 1 बाय 1 करके इन 7 के 7 पिलर्स को समझेंगे। देखिए, जब अंग्रेज जा रहे थे, लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया। उस समय जब वो जा रहे थे 200 साल के राज करने के बाद, उस समय हमारे पास हमारी जो अर्थव्यवस्था वो कैसी थी। तो लगभग 200 साल तक दोस्तों अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। उस 200 साल में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको उन्होंने कमजोर तोड़ के रख दिया था। कहते हैं ना, भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, इसको अंग्रेजों ने खूब लूटा। तो जब अंग्रेज जा रहे थे तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी दोस्तों। भारत से कच्चा माल अंग्रेज अपने देश लेके जाया करते थे और वहां से यूरोप से और ब्रिटेन से फाइनल गुड्स बनवा के वो भारत में सेल किया करते थे। इसकी वजह से जो उद्योग धंधे थे भारत में पूर्ण रूप से खत्म हो गए थे। जो हस्तशिल्प जो है, यानी कि जो हाथ से बनाने वाले जो काम है, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए थे, क्योंकि कुम्हार जो घड़ा बनाया करता था, उस घड़े को रिप्लेस कर दिया था जो मशीनों के द्वारा बनाए गए बर्तन थे। अंग्रेजी मशीनों से बना सामान भारत में बिकने लगा था। तो यानी कि जो भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था अंग्रेजों ने इन 200 साल में। कुछ ही बड़े बड़े उद्योग बचे थे जैसे कपड़ा और जूट, अदरवाइज सारे के सारे जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया था भारत ने किसी न किसी तरीके से। अब बात करते हैं कृषि की। तो कृषि की हालत की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो लोग थे, जब देश को, भारत को छोड़ के अंग्रेज जा रहे थे, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी भारत की, वो अपने जीवन के लिए, अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती थी। भारत के अंदर जमींदारी प्रथा थी उस समय और किसान कर्ज में फंसे हुए थे। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी।
सिंचाई और आधुनिक मशीनों की कमी थी। जैसे आज हम देखते हैं ना, खेत के अंदर सिंचाई के पंप लगे हुए हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। व्यापार पर पूरा का पूरा अंग्रेजों का कंट्रोल था। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ से कच्चा माल यूरोप भेजा जाया करता था और यूरोप से फाइनल प्रोडक्ट्स बनकर भारत में बेचा जाया करता था। यानी कि भारत से एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात बहुत कम हुआ करता था, आयात बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से भारत का जो व्यापार है वो घाटे में रहता था, यानी ट्रेड डेफिसिट में हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनसंख्या की और जनगणना की। भारत के अंदर पहली बार जो जनगणना हुई, जिसको इंग्लिश में सेंसस कहते हैं, वो 1881 में हुई। उस समय ये पाया गया कि भारत में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। उसका रीज़न था क्योंकि भारत के अंदर हॉस्पिटल, अस्पताल जैसी नामक कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी। अगर हॉस्पिटल हुआ करते थे तो आम लोगों की पहुंच से दूर। इसके अलावा भारत के अंदर सड़क, रेलवे, डाक सेवा को जो स्थापित किया था अंग्रेजों ने, वो भारतीयों के लिए नहीं किया था, उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था। और जो गांवों की सड़कें थी वो बहुत खराब थी दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो शिक्षा आपको पता ही है, अंग्रेजों ने कभी नहीं चाहा कि भारतीय पढ़ें। अगर वो पढ़ लेते तो सवाल जवाब करते। तो स्कूल और अस्पताल बहुत कम थे, अगर थे तो वो बहुत कम थे। इसके अलावा लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो वो अंग्रेजों से सवाल नहीं पूछ पाते थे। भारत बहुत गरीब और पिछड़ा कर दिया था इन 200 साल में अंग्रेजों ने। भारत के अंदर बेरोजगारी चरम पर थी, गरीबी बहुत थी, पुअर्टी बहुत ज़्यादा थी। यानी कह सकते हैं 200 साल के अंदर भारत का आर्थिक विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ, बहुत ही मामूली सवा। मुझे लगता है ये शब्द नाइंसाफी होगी, आर्थिक विकास दोस्तों। चलिए अब यूनिट 2 के चैप्टर 2 की यानी अध्याय 2 के बारे में बात करते हैं, जिसका टाइटल है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक। मतलब इस काल में देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कैसी रही। क्या देश बहुत खुशहाल हो गया? क्या देश पे पैसों की बारिश होने लगी? क्या स्थिति बहुत भयंकर थी? क्या पैसा नहीं था? इस पर हम बात करेंगे। ये भी चैप्टर जो है 7 पिलर में डिवाइडेड है। तो इन 7 पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए, अंग्रेज जा चुके थे, देश ने नई सरकार चुन ली थी, तो उस सरकार ने कैसे इस देश को आगे बढ़ाया। तो कहा गया कि देश के अंदर विकास किया जाएगा, लेकिन विकास के लिए हम प्लानिंग करेंगे, यानी योजनाएं बनाएंगे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी तो कुछ ना कुछ प्लान तैयार करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं कि हम 5 दिन के अंदर ये वाला सब्जेक्ट कवर करेंगे, 5 दिन फिर ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 5 दिन के बाद ये पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से देश के अंदर विकास कैसे किया जाएगा, इसके लिए प्लानिंग की बात की गई। और पहली बार भारत में 1951 के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत की गई। अभी जो योजना बनाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि अंग्रेज देश को गरीब हालत में छोड़ के चले गए थे, देश के अंदर भुखमरी फैली हुई थी, देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर थी। तो इन योजनाओं का उद्देश्य था कि देश के अंदर आर्थिक विकास हो, देश से गरीबी चली जाए, देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक समाजवादी मॉडल को अपनाया, जो सोवियत संघ से हमने काफी हद तक कॉपी किया दोस्तों। इसमें यह डिसाइड किया गया कि जो भी बड़े उद्योग धंधे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपके स्टील हुआ, बिजली हुआ, भारी मशीनें हुई, ये सभी के सभी ये काम सरकारी कंपनी करेगी। यानी प्राइवेट कंपनियों को ऐसा काम नहीं दिए जाने की सोची गई दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि हम प्राइवेट कंपनियों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। एक कंपनी ही तो आई थी जो 200 साल हमें गुलाम बना के गई। इसके अलावा हर क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिया गया। कृषि क्षेत्र में भी सुधार की बात की गई। जमींदारी जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। लैंड सीलिंग कानून को अपनाया गया दोस्तों, जिसको सीमित भूमि जोत कहते हैं। और भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर गेहूं और चावल का प्रोडक्शन इन उत्पादन रेट बहुत कम था, उत्पादन दर बहुत कम थी, तो इसको बढ़ाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, ताकि गेहूं और चावल की उत्पादकता भारत में बहुत बढ़ सके। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है
कि भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया किसको कहा जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी इंडस्ट्री को भी सुधारने के लिए कई सारी नीतियां आई। 1956 की जो औद्योगिक नीति है उसके माध्यम से दोस्तों जो उद्योग धंधे हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया। एक सरकारी यानी कि पब्लिक, दूसरा निजी यानी प्राइवेट, तीसरा सहयोगी यानी कोऑपरेटिव यानी कि उद्योग धंधों को इन 3 पार्ट में बांट दिया गया। ज्यादातर उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण हुआ करता था। यानी अगर 100 इंडस्ट्री हैं तो 100 में से 95 इंडस्ट्री जो होंगी वो सरकारी होंगी। यानी प्राइवेटाइजेशन जैसा शब्द नहीं था तो बहुत कम था। निजी कंपनियां अगर कुछ भी उनको स्टार्ट करना है तो बहुत सारे परमिशंस लेने होते थे, लाइसेंस लेना होता था। मतलब निजी उद्योगों पर लाइसेंस सिस्टम यानी परमिट राज लागू था दोस्तों। इसके अलावा विदेश व्यापार और नीतियों पर भी काम की गई, यानी विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने काम किया। इस पीरियड के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई। ये कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ाया जाए और इंपोर्ट को कम किया जाए, इस पर फोकस किया गया दोस्तों। विदेशी कंपनियों पर बहुत सारे प्रतिबंध यानी कड़े नियम लगाए गए। उसका एक ही कारण था, वो था दोस्तों डर, क्योंकि 200 साल के आसपास एक कंपनी हम पर राज करके गई। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया, मतलब सड़कें हुई, चाहे आपका प्लेन उड़ाना लो, चाहे शिप चलाना हो, प्राइवेट कंपनी भी करेंगी इस काम को, सरकारी कंपनी भी करेगी, लेकिन ज्यादातर सरकारी ही कंपनी इसमें इन्वॉल्व हुआ करती थी। अगर मैं बात करूं इस पीरियड में क्या कमजोरियां समस्या रही तो उस पर बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइवेट कंपनियां ना के बराबर थी, तो इसकी वजह से जो निजी व्यापारी थे उनको काम करने में यानी व्यापार करने में देश में बहुत सारी कठिनाइयां उन्होंने फेस करी। इसके अलावा जब सरकारी कंपनी, आपको पता ही है सरकारी कंपनियों में कर्मचारी कैसे कम काम करते हैं, तो उसकी वजह से कम उत्पादन हुआ, कम लाभ हुआ और घाटा लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि हम प्रोडक्शन कम कर रहे थे। इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो बहुत कम था और इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा था। इसकी वजह से जो ट्रेड है यानी जो व्यापार है वो डेफिसिट में था यानी घाटे में था दोस्तों। ठीक, और कृषि और उद्योगों में भी सरकार ने विकास की काफी कोशिश तो करी, लेकिन कोई खास विकास नहीं हो पाया दोस्तों। तो ये कुछ समस्याएं थी इस पीरियड के अंदर। अब हम यूनिट 2 के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पर बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर 2 ही मेन पिलर हैं, उस पर बात करते हैं दोस्तों। तो उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण को अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या है दोस्तों, 1991 का समय आते आते भारत के अंदर जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी कमी हो गई। यानी कि हमें अगर इंपोर्ट करना है कोई सामान, यानी दूसरे देश से कोई सामान खरीदना है, तो उसके लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचा। यानी हमारा जो भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्राइसिस में था। ऐसे में हमने मदद के लिए IMF का दरवाजा खटखटाया, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो ये फंड है, जो ये संस्था है, ये बेसिकली एक बैंक है और जो लोन मुहैया कराती है। कब लोन मुहैया कराती है? जब आपका भुगतान संतुलन क्राइसिस में हो। तो हम इसके पास गए, इसने कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप उन शर्तों को मानेंगे तभी हम आपको लोन यानी ऋण देंगे। अब मनमोहन सिंह उस समय देश के वित्त मंत्री थे और PV नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो मनमोहन सिंह जी ने एक IMF की जो दिशा निर्देश थे उसको ध्यान में रख के एक मॉडल तैयार किया, जिसको कहते हैं राव मनमोहन मॉडल। और इस मॉडल के तहत देश के अंदर एक नई नीति बनाई जिसको कहते हैं LPG। ठीक है, LPG यानी कुछ रिफॉर्म्स किए जिसको कहते हैं LPG रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब पहले बात कर लेते हैं लिबरलाइजेशन क्या है। यानी लिबर्टी दी गई, आज़ादी दी गई, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियों को बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ भी काम करने के लिए, या विदेशी कंपनी भारत में नहीं आ सकती थी, उनको आज़ादी दी गई, उनको स्वतंत्रता दी गई। प्राइवेट कंपनियां अब कुछ भी काम कर सकती थी। ठीक है, यानी इसके अलावा देश के अंदर जो पब्लिक सेक्टर था उसका निजीकरण करना शुरू कर दिया, यानी सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, यानी विनिवेश करना शुरू कर दिया। सरकारी कंपनियों में से सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी ताकि सरकारी कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ सके, यानी देश के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके।
इसके अलावा दोस्तों वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो इंडिया का मार्केट है वो ओपन कर दिया गया विदेशी कंपनियों के लिए, ठीक है, जो बंद था। क्योंकि बंद इसलिए था दोस्तों क्योंकि हम डरे हुए थे 200 साल तक एक कंपनी ने हमें गुलाम बना के रखा। ठीक, तो ये था निजीकरण, आपका वैश्वीकरण। तो इस पर हमने बात करी। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं कि इसके सकारात्मक यानी पॉजिटिव असर क्या रहे एलपीजी रिफॉर्म्स के, और नेगेटिव इंपैक्ट भी क्या रहे। तो पॉजिटिव इंपैक्ट यानी सकारात्मक असर तो ये रहा कि देश में आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो तेजी से बढ़ने लगा। देश में विदेशी निवेश यानी बाहर से पैसा आने लगा थ्रू एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से, जैसे टोयोटा हुई या ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हुई, ये विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने लगी। अब उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलने लगे। मतलब पहले मान लीजिए कोई दंत मंजन है एक ही कंपनी बनाया करती थी, अब विदेशी कंपनी भी आ गई तो 10 कंपनियां दंत मंजन बना रही हैं। यानी जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके पास 10 ऑप्शन है कि किसी भी कंपनी का वो टूथपेस्ट खरीद सकते हैं, दंत मंजन खरीद सकती है। निगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा कि गरीबी और असमानता बनी, यानी गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। कुछ क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा लेकिन कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी चरम पर थी। कृषि और छोटे उद्योगों को नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के चैप्टर 4 की, यानी इकाई 3 के अध्याय 4 की, जिसका टाइटल है भारत में पूंजी निर्माण। अभी इसके अंदर ही 5 पिलर हैं। इन 5 पिलर को हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये 5 पिलर हैं क्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मानव पूंजी है क्या। तो मानव पूंजी पर बात कर लेते हैं। एक पढ़ा लिखा, कुशल और स्वस्थ इंसान अच्छी नौकरी कर सकता है। अब ये जो ये इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा भी है, कुशल भी है और स्वस्थ भी है, हेल्दी भी है, वही मानव पूंजी कहलाता है। क्यों कहलाता है? अब वो कहीं पर काम करेगा तो उत्पादकता में मदद करेगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था में एक योगदान दे सकता है। यानी वो व्यक्ति जो देश की जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, देश की प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो मानव पूंजी है। अब आप थोड़ी देर इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या आप भी मानव पूंजी का हिस्सा है या नहीं है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके जब लोग ज्यादा उत्पादक और कुशल बनते हैं तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। क्या भारत ऐसा कर रहा है? क्या भारत शिक्षा में निवेश कर रहा है? क्या भारत स्वास्थ्य में निवेश कर रहा है? ये भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। एक पढ़ा लिखा, कुशल और स्वस्थ इंसान अच्छी नौकरी कर सकता है, लेकिन कम पढ़ा लिखा, अनस्किल्ड पर्सन और बीमार व्यक्ति शायद अच्छी नौकरी नहीं कर सकता, तो मानव पूंजी का हिस्सा नहीं हो सकता दोस्तों। अब मानव पूंजी के स्रोत यानी रिसोर्सेज क्या है, सोर्स क्या है। अगर देश में मानव पूंजी बढ़ानी है तो देश में शिक्षा को आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्वास्थ्य में निवेश करना पड़ेगा, स्किल्स लोगों की बढ़ानी पड़ेगी, और जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। तो ये मानव पूंजी के स्रोत हैं दोस्तों। अब मानव पूंजी और आर्थिक विकास में अंतर समझ लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया मानव पूंजी क्या है, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, इसका स्वास्थ्य ठीक है, वो अच्छी नौकरी कर रहा है, देश की उत्पादकता में यानी देश की जीडीपी में योगदान कर रहा है, तो व्यक्ति मानव पूंजी का हिस्सा कहलाता है। जबकि आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास का मतलब है जब हर किसी को शिक्षा दी जाए, हर किसी का इलाज हो सके, हर किसी को अच्छा काम मिल सके, हर कोई खुश हो, हर किसी की अच्छी जिंदगी हो, ये सब अगर लोगों को हर हक मिलता हो तो वो मानव विकास कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मानव पूंजी और आर्थिक विकास में मैंने आपको अंतर बताया। अब आप थोड़ी देर सोचिएगा और आप बताइएगा कि भारत में मानव पूंजी निर्माण करने की स्थिति क्या है। पहले तो मानव पूंजी निर्माण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया मानव पूंजी में सबसे महत्वपूर्ण रोल किस किस का है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। ठीक है, तो अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बताइए तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। आज भी भारत के अंदर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर शिक्षा का लेवल, उस जो शिक्षा का स्तर है बहुत कमजोर है। आपको अस्पतालों में आज भी बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिल पाता, वो तो वो मर जाते हैं।
तो भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति में विकास तो हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है दोस्तों। शिक्षा की अगर बात करें तो सरकार शिक्षा पर भी काम कर रही है। धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। आप सुनते होंगे आईआईटीज़, आईआईएम्स इनका, और जो एमबीए की सीट्स हैं या फिर एमबीबीएस की सीट्स हैं उसको सरकार लगातार बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क गुणवत्ता पे लगता है, नहीं क्वालिटी पे लगता है। हमने ये तो कहा कि हमने इतने आईटीआई ओपन करे, लेकिन क्या उन आईटीआई में वास्तव में हमें क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराई जाती है, केवल सर्टिफिकेट दिया जाता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सरकार शिक्षा की बढ़ोतरी करने के लिए, मानव पूंजी को एनहांस करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। जैसे भारत के अंदर कई सारी योजनाएं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है और कौशल विकास योजना। तो ये सब कार्य किए जा रहे हैं दोस्तों। अब यूनिट 3 के चैप्टर 5 यानी इकाई 3 के अध्याय 5 के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका टाइटल है ग्रामीण विकास। ये जो चैप्टर है ये 4 पिलर पर डिपेंड करता है। इसमें हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो 1 बाय 1 करके उनको भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण विकास क्या है। फिर मैं कहूँगा इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंख बंद करके सोचिएगा कि ग्रामीण विकास क्या है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव से संबंध रखता है। आप भी शायद गांव से जरूर कुछ ना कुछ संबंध रखते होंगे। तो ग्रामीण विकास क्या है? गांव और वहां रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर बनाना ही ग्रामीण विकास है। क्या गांव में सड़क है? क्या पानी और बिजली वहां पर आती है? अगर आती है तो यानी कि ग्रामीण विकास हो रहा है, अगर नहीं तो आज भी गांव वंचित हैं विकास से। बच्चों के लिए क्या स्कूल बने हुए हैं? बीमार लोगों के लिए क्या अस्पताल हैं? किसानों की आज भी सरकार मदद कर रही है। गांव के लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर नहीं मिल रहा तो एक क्वेश्चन मार्क बनता है ग्रामीण विकास पर। अगर ये सारी सुविधाएं हैं अवेलेबल आपके गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं, तो यानी कि वहां पर विकास तो हो रहा है, उस गांव का विकास हो रहा है दोस्तों। अब 2 शब्द है ऋण और विपणन। ऋण को इंग्लिश में डेट कहते हैं, विपणन को मार्केटिंग कहते हैं। ऋण को एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए राम एक किसान है, उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं है। अगर वो बैंक जाके कुछ पैसा उधार लेके आता है तो उसी को ऋण कहते हैं। इसको और आसान भाषा में समझ लीजिए, आपने कभी कई बार एजुकेशन लोन लिया हो, आपके पिताजी ने होम लोन लिया हो, तो वो ऋण है। अब ऋण ले लिया, ऋण लेने के बाद जो राम है, राम ने गेहूं की फसल उगाई। अब वह उसे बाजार में ले जाकर बेचता है और पैसे कमाता है। वो जो अपनी फसल को बाजार में जाके बेचता है, वो जो बेचने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसी को विपणन यानी मार्केटिंग कहते हैं। तो ये ऋण और विपणन था। अब भारत के अंदर किसानों को ऋण देने के लिए 2 सोर्सेज यानी 2 स्रोत हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी कि कुछ संस्थाएं जो सरकार की ओर से, कुछ गैर संस्था है। जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं, नाबार्ड के बारे में आपने सुना होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में सुना होगा, रीजनल रूरल बैंक के बारे में सुना होगा। तो ये सरकार की संस्थाएं हैं जो किसानों को सस्ते कम ब्याज दर पर लोन मुहैया ऋण देते हैं। जबकि कुछ और भी अन्य संस्थाएं हैं जो सरकारी नहीं है। जैसे आज भी मनी लेंडर्स हैं, रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, जो भारी भरकम ब्याज लेते हैं और उस पर फिर क्या करते हैं, लोन मुहैया कराते हैं। तो ये बेसिकली आज भी किसानों को ऋण के ये 2 सोर्सेज हैं। अब बात कर लेते हैं कृषि बाजार व्यवस्था की। कृषि बाजार व्यवस्था क्या है? देखो, किसान ने सरकार से के माध्यम से बैंक से ऋण लिया, ऋण से उसने गेहूं की फसल पैदा करी। अब उस फसल को उसने काटा और जाके मंडी के अंदर उसने बेचा और वहां पर कुछ व्यापारियों ने उससे उसकी फसल खरीदी। ये दोनों गलत ना कर सकें, इसके लिए सरकार ने कुछ इस मंडी के अंदर नियम बना रखे हैं। इस पूरी की पूरी व्यवस्था को दोस्तों कहते हैं कृषि बाजार व्यवस्था। यानी किसान को बाजार मिल गया और जो व्यापारी हैं, जिनको जो रिक्वायरमेंट है फसल की, उनको फसल मिल जाती है, तो इसे कहते हैं कृषि बाजार व्यवस्था। ये था आपका अध्याय 5। अब हम यूनिट 3 के ही अध्याय 6 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करेंगे। ये जो चैप्टर है ये भी 5 पिलर पर टिका हुआ है। इसके अंदर हम 5 पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रमिक क्या है। श्रमिक यानी वो लोग जो मेहनत करके काम करते हैं, जैसे मजदूर हुए, जो कारखाने में काम करने वाले लोग हुए, किसान आदि, सब के सब श्रमिक कैटेगरी में आते हैं। रोजगार क्या है? रोजगार मतलब काम करने का अवसर या नौकरी जिससे व्यक्ति पैसे कमा सके, उसे रोजगार कहते हैं। अब वीडियो को इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको आपके पास रोजगार है?
क्या आप कोई नौकरी कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई ऐसा अवसर है जिससे आप पैसा कमा रहे हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब रोजगार में लोगों की भागीदारी का क्या मतलब है, जो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। देखिए, रोजगार में लोगों की भागीदारी का मतलब है कि कुल कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब इसके माध्यम से बेरोजगारी पता लगती है। कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं, कितने लोग काम करने के इच्छुक हैं और उनकी इच्छा के बावजूद उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो रोजगार में लोगों की भागीदारी से यह पता लगता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं दोस्तों। अब जो कर्मचारी हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक स्वनियोजित और एक किराए पर काम करने वाले कर्मचारी। स्वनियोजित और किराए पर काम करने वाले कर्मचारियों का मतलब क्या है? स्वनियोजित का मतलब होता है जो खुद का काम करते हैं, किसी के यहां जाके नौकरी नहीं करते। जबकि किराए पे काम करने वाले कर्मचारी का मतलब है किसी कंपनी या मालिक के लिए काम करते हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पिताजी स्वनियोजित कर्मचारी हैं या किराए पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। ठीक है, देखिए जो खुद का काम करते हैं वो किसी से पगार तो लेते नहीं है, सैलरी तो लेते नहीं है। ठीक, किसे वो खुद का पैसा लेते हैं, खुद का पैसा जितना उन्होंने काम किया उतनी उनकी आय होती है। जबकि जो किराए पे काम करते हैं उनको हर महीने पगार यानी सैलरी मिलती है। ठीक है, वो खुद के नियम तय कौन करता है? जो खुद का काम करता है। और जो किसी कंपनी में काम करता है उसको कंपनी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। यानी स्वनियोजित कर्मचारी वो है दोस्तों जो खुद का काम करते हैं, जबकि जो किराए पर काम करते हैं, ठीक है, वो किसी कंपनी के अधीन में काम करते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं फर्म, कारखाना और कार्यालय क्या है। फर्म का मतलब होता है एक छोटी या बड़ी कंपनी जहां काम होता है। कारखाना मतलब जहां पर कुछ सामान बनता है, जैसे आपके लैपटॉप बन रहे हैं या फिर आपका टीवी बन रहे हैं, फ्रिज बन रहे हैं, तो वो कारखाना होगी। कार्यालय मतलब जहां पर लोग कागज, कंप्यूटर और दूसरे काम करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बैंक में या किसी आप कॉर्पोरेट्स में गए होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो दीज और कॉल्ड द ऑफिस, उनको क्या कहते हैं? कार्यालय कहते हैं दोस्तों। तो फर्म, कार्यालय और कारखाने में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो भारत के अंदर इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, फर्म, कारखाना और कार्यालय का, क्योंकि यहां पर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करता है दोस्तों। अब बात करते हैं बेरोजगारी की, जो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। देखिए, बेरोजगारी तब होती जब कोई इंसान काम करने लायक है, उसकी काम करने की इच्छा भी है, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं है, ना ही उसके पास कोई कमाई का साधन है। आप बताइए, आप रोजगार हैं या बेरोजगार हैं? क्या आप काम करने के इच्छुक हैं? अगर आप काम करने के इच्छुक नहीं हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आप फिर बेरोजगार हैं। आप बताइएगा कि आप बेरोजगार हैं कि रोजगार है, वीडियो कमेंट बॉक्स में। बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्वाभाविक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी और पूर्ण रोजगार। तो ये बेरोजगारी के प्रकार हैं दोस्तों। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भारत सरकार लंबे समय से बहुत सारे काम कर रही है। जैसे मनरेगा की शुरुआत की गई थी 2005 में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका का मिशन की शुरुआत की गई दोस्तों। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान और पीएम स्वनिधि योजना। तो सरकार लगातार बहुत सारी योजना पर काम कर रही है, बहुत सारी सरकारी पहल है जिससे बेरोजगारी इस देश से खत्म की जाए, क्योंकि जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी इस देश का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता दोस्तों। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के अध्याय 7 की, यानी कि यूनिट 3 के चैप्टर 7 की, जिसका टाइटल है पर्यावरण और सतत विकास। इस चैप्टर के अंदर हम 5 पॉइंट्स को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि चैप्टर जो है 5 पिलर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण क्या है। हमारे इर्द गिर्द आप जो भी कुछ देख रहे हैं वो पर्यावरण का हिस्सा है। मतलब हमारे चारों ओर क्या है? हवा है, पानी है, पेड़ है, जानवर है, इंसान है, जमीन है, आसमां है, धरती है, ये सब क्या है? ये पर्यावरण का तो हिस्सा है। और इंसान डेवलपमेंट यानी विकास के नाम पर इस पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रति वर्ष विकास के नाम पर इंसान 1 बिलियन यानी 1 बिलियन पेड़ों को काट देता है।
यानी हम लगातार इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखते हैं उद्योग धंधे लगा दिए गए, बहुत सारे औद्योगिकरण कर दिया गया है, जगह जगह इंडस्ट्री है, फिर जंगलों को काट कर शहर बसा दिए गए हैं। ठीक है, कृषि में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो हमने जंगलों को काट कर वहां पे खेती कर रहे हैं, यानी कि हम पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। लगातार नुकसान हम पर्यावरण को लगातार दिन पर दिन पहुंचा रहे हैं। तो जब पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया तो पर्यावरण ने भी रिवर्ट किया। जब हमने एनवायरनमेंट को हार्म किया तो एनवायरनमेंट ने भी हमें रिवर्ट किया। आपने सुनामी सुना होगा, आपने अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो वो क्या है, वो पर्यावरण की ओर से रिवर्ट किया जा रहा है, हमें जवाब दिया जा रहा है। तो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आजकल, सतत विकास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का मतलब है कि आज आप ऐसा विकास करो कि आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी रहने लायक बच सके। ये ना हो कि आज आप अपने विकास के चक्कर में सारे पेड़ कट कर दें और आने वाली पीढ़ी को सांस लेने में भी दिक्कत हो, तो ऐसा ना करो। यह है सतत विकास। दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, यानी कितने सतत विकास लक्ष्य हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण के संरक्षण के कुछ उपाय हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा रहे हैं, जैसे रिसाइकलिंग और कचरे का प्रबंधन, वृक्षारोपण किया जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जा रही है, जनसंख्या पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जनसंख्या अगर नियंत्रित होगी तो खाने के लिए जो हमें फसल के ऊपर की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम जो जंगलों को काट रहे हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। पर्यावरण कानूनों का पालन कराने की कोशिश की जा रही है लोगों से। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपके पिताजी या आप खुद भी जाते हैं तो जैसी रेड लाइट जलती है चौराहे पर, तो आपको कहा जाता है कि आप अपनी गाड़ी बंद कर लीजिए, इंजन ऑफ कर लीजिए। तो वो एक पर्यावरण के कानून है दोस्तों। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है, और लोगों को शिक्षित और जागरूकता फैलाई जा रही है कि आप रोज, ठीक है, अपने जन्मदिन पर, जैसे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि अपने जन्मदिन पर, यानी कि जन्म जो वर्ष है उसकी उस दिन आप एक पेड़ जरूर लगाइए, माँ के नाम पेड़ लगाइए, पिता के नाम पर पेड़ लगाइए। तो वो क्या है, बेसिकली वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए तौर तरीके हैं। भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए हैं, कुछ संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ताकि हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकें। स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, और इसके अलावा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मिशन, ये सब के सब भारत सरकार की कुछ ना कुछ पहल है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के चैप्टर 8 यानी अंतिम अध्याय के ऊपर बात करते हैं। इस चैप्टर में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान और चीन, इससे भारत की ये जो मैप है, मुझे इससे सख्त नफरत है। ये पूरा का पूरा मैप है दोस्तों, ये गूगल पता नहीं क्यों ऐसा करता है। ठीक है, इसको, ये बेसिकली भारत का अभिन्न अंग है। इसका नाम है, आजकल इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। मुझे लगता है कि भारत को अब पीओके की जगह इसको स्पष्ट तौर से बोलना देना चाहिए, दैट इज इंडिया। पर क्या करें, ये भारत का एक हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो हम कंपेयर करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को पाकिस्तान से और चाइना की अर्थव्यवस्था से। तो देखिए, हम बात करते हैं 1980 से 2015 तक के जो एनसीईआरटी में चार्ट दिए गए हैं, उस समय देश की जीडीपी के बारे में बात करते हैं, तुलना करते हैं भारत की जीडीपी की पाकिस्तान और चाइना से। देखिए 1980 और 90 की अगर मैं बात करूं, इस पीरियड में 10 साल में, तो भारत की जीडीपी 5.7 यानी भारत का सकल घरेलू उत्पाद 5.7% था, जबकि उस समय चाइना का 10.3 था और पाकिस्तान का 6.3% था। जबकि 2011-12 में भारत की जो जीडीपी थी वो 6.7% थी, चाइना की 7.9% थी और पाकिस्तान की 4% थी। यानी भारत लगातार जीडीपी में आगे बढ़ रहा, सकल घरेलू उत्पाद। अब मुझे बताइएगा कि जीडीपी के मामले में भारत आज दुनिया की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के अलावा जनसांख्यिकीय संकेतक के बारे में बात कर लेते हैं, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तीनों देशों को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 2015 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 1311 मिलियन थी। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो उस समय भारत की 2015 में जो जनसंख्या थी वो 1311 मिलियन थी, चाइना की 1371 थी और पाकिस्तान की 188 थी। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है, एक अंदाजन,
इस बुक के अंदर स्पष्ट तौर से लिखा गया है। और जो एनुअल ग्रोथ था, यानी कि जो प्रतिवर्ष जो विकास था जनसंख्या में 2015 में बताया गया 1.2% का था, चाइना में 0.5% का था और पाकिस्तान में 2.1% का था। अगर डेंसिटी की बात करें, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 441 लोग रहते हैं, जबकि चाइना में 146 और पाकिस्तान में 245, यानी चाइना के पास एरिया ज़्यादा है। वहीं सेक्स रेशो की बात करें, कितनी पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं, अकॉर्डिंग टू 2015 डेटा। 2015 के डेटा के अनुसार 1000 पुरुषों पर मात्र 229 महिला। तो ये गैप है, ये बताता है कि कोई देश कितना पिछड़ा हुआ है। जबकि चीन में 941 और पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं कि कम पढ़ा लिखा है, वहां पर 947 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आंकड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस सेक्टर का, जैसे अर्थ व्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों का देश की जीडीपी में कितने कंट्रीब्यूशन है, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र की बात करें तो उसका देश की जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में 17% योगदान है। यानी देश की अगर भारत की जीडीपी 100 है तो उसमें 17 रुपये एग्रीकल्चर क्षेत्र से आते हैं, इसके कृषि क्षेत्र से आते हैं। इस प्रकार चाइना की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का 9% कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, और पाकिस्तान की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 25% है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर का भारत की जीडीपी में 30% योगदान है, चाइना में 43% है। यानी चाइना का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अपने देश की जीडीपी में 43% योगदान देता है, जबकि पाकिस्तान में 21%। यानी कि इस आंकड़े से आपको समझ में आ रहा होगा कि उद्योग धंधे ज्यादा हैं दोस्तों, कहां पर, चाइना के अंदर। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में भारत काफी अच्छा कर रहा है, ठीक, लेकिन पाकिस्तान भी हमारे बराबर ही है, लेकिन चाइना थोड़ा कम है। यानी कि चाइना जो है सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र पर काफी निर्भर करता है देश की जीडीपी के मामले में। अब बात करते हैं मानव विकास। ठीक है, मानव का विकास, तो इसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर के आधार पर बताया गया है कि भारत की मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें रैंक कितनी है। 2020 की बात की गई है। 2020 में जो भारत की रैंक थी दोस्तों 130 थी, जबकि चाइना की 82 थी और पाकिस्तान की 161 थी। यानी देश के अंदर स्ट्रेस बहुत है, देश में गरीबी बहुत है, देश में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, देश में स्वास्थ्य सुविधा प्रॉपर नहीं, इसीलिए तो हमारी रैंक 130 है। ठीक है, 130। अब अपने पड़ोसी से अगर हम कंपेयर करें तो चाइना से हम बहुत पिछड़े हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा अब हम व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं कि चीन, पाकिस्तान और भारत का जो व्यापार है वो किस प्रकार से है। यानी एक्सपोर्ट मतलब हमने कितना निर्यात किया भारत से इन अन्य देशों को, ठीक है, और कितना हमारा आयात हुआ यानी आया सामान यानी इंपोर्ट हुआ। तो देखिए 2004-5 में हमने पाकिस्तान को निर्यात किया यानी एक्सपोर्ट किया 2341 करोड़ का, ठीक है, जबकि हमने 2015-16 में किया 14,286 करोड़ का। चाइना का हमने 2004-5 में जो चाइना को सामान एक्सपोर्ट किया वो 25,232 करोड़ का किया, जबकि 58,932 करोड़ का हमने 2015-16 में किया। यानी कि लगातार हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं 46% और 12% का एनुअली ग्रोथ रेट है, जबकि इंपोर्ट भी देखिए बहुत तेजी से बढ़ा। केवल पाकिस्तान से 2004-5 में हम 427 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे थे यानी आयात कर रहे थे, वो बढ़कर 2,884 करोड़ हो गया। इसी प्रकार चाइना का देखिए रेशो कितना जबरदस्त है, 31,892 करोड़ रुपए का हम इंपोर्ट यानी आयात किया करते थे, वो बढ़कर 4,04,043 करोड़ रुपया हो गया। यानी एक्सपोर्ट हमने जो इंपोर्ट हमने किया चाइना से उसमें 107% की एनुअली ग्रोथ हुई। यानी कि भारतीय पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि व्यापार घाटा है दोस्तों, व्यापार घाटा है दोस्तों। तो इस क्लास में मैंने आपको
पूरा ये एनसीईआरटी कवर करा दिया है। क्लास 11th की ये जो एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की किताब है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जो मैंने पीडीएफ दी है उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।